रागिनी एक अमीर खानदान की लड़की थी। रागिनी के माता पिता नहीं थे। वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। रागिनी ने आनंद के साथ लव मैरिज की थी, इस कारण एक साधारण परिवार की बहू थी। रागिनी बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी। भले ही शादी के बाद उसके पास इतने पैसे नहीं थे, फिर भी उसके शौक अभी भी अमीर थे। हर समय सहेलियों के साथ घूमना फिरना, उन्हें घर पर बुलाना, खाना पीना, यही उसकी आदत थी। ओके बाय। अच्छा सुनो, बाजार में कोई नए कपड़ों की सेल लगे तो मुझे फोन करना मत भूलना। रागिनी बहू, तुमने आज फिर अपनी सहेलियों को चाय नाश्ते पर बुला लिया। रोजाना इतना खर्चा करना अच्छी बात नहीं है। बस मेरी सहेलियां गई नहीं कि आपके लेक्चर शुरू हो गए। मैंने आपको कितनी बार कहा है माँ जी, अपनी गरीबी का रोना मेरे आगे मत रोया करो। मैं एक अमीर खानदान से आई हूँ और मुझे इस तरह की चीजें पसंद है। ये सब सहेलियों का आना जाना, शॉपिंग पर खर्च करना, ये सब मेरे लिए आम बात है। इसलिए आप अपने काम से काम रखो, मेरी लाइफ में दखलंदाजी करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। हेलो, हाँ भाभी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाभी, मैं शाम को फ्री हूँ। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो। आप मुझे साड़ी की फोटो भेज दो, मैं सेम कलर की फॉल लेते आऊंगी। हाँ ठीक है। अरे कोई बात नहीं भाभी, अब ननद अपनी भाभी के काम नहीं आएगी तो और कौन आएगा। रागिनी की भाभी उसे बार बार कोई न कोई काम पकड़ा देती थी और रागिनी अपनी भाभी का कोई भी काम मना नहीं करती थी। ये लो भाभी, मैं आपकी साड़ी की फॉल भी ले आई हूँ और कुछ फ्रूट और वेजिटेबल जो भी आपने कहा था वो सब ले आई हूँ। अरे क्या हुआ, आज आप खुद काम कर रही हो, मेड नहीं आएगी आज? नहीं, आज उसकी बेटी बीमार थी इसलिए छुट्टी कर गई है और रामदीन भी गांव गया हुआ है, इस वजह से सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अरे भाभी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हटो, आप आराम से बैठो, मैं सारा काम निपटा लूंगी, आप मुन्ना की देखभाल करो। रागिनी सारे घर का काम करके खाना बना देती है। रागिनी, मुझे तुम्हारा कितना सुख है। तुम्हारी शहर में शादी ना हुई होती तो मुझे कितनी परेशानी होती। वो तो है भाभी, मुझे भी तो आप लोगों का कितना सुख है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आज मेरी फ्रेंड्स ने मुझे मार्केट आने के लिए बोला है, बहुत बढ़िया साड़ियों की सेल लगी है। आप भी चलो तो साथ में ही शॉपिंग कर लेंगे भाभी। नहीं नहीं, अभी तो मुन्ना को सुलाने का टाइम हो रहा है और बाकी सामान तो मैंने तुमसे मंगवा ही लिया है, फिर किसी दिन चलते हैं। रागिनी अपनी सहेलियों के साथ बाजार चली जाती है। उसे आने में रात हो जाती है। उसके हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे। क्या बात है रागिनी, तुम दोपहर के घर से निकली हुई हो और अब आ रही हो? अच्छा, मैंने तुम्हारे बैंक के अकाउंट में एक नंबर से 5,000 रुपए ट्रांसफर करवाए थे, वो मुझे भेज दो, मैं ऑनलाइन बिजली का बिल भर देता हूँ। कल आखिरी डेट है बिजली के बिल की। मैंने तो उन पैसों की आज शॉपिंग कर ली, बहुत दिनों से कुछ खरीदा ही नहीं था तो सोचा आज अच्छी अच्छी साड़ियां ही खरीद लेती हो। रागिनी, तुमने उन पैसों से शॉपिंग कर ली? तुम्हें पता भी है वो पैसे मैंने बिजली के बिल के लिए रखे हुए थे। खैर छोड़ो, तुम्हें कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ 5,000 रुपए की तो बात है, मैं भैया को फोन पर बोल दूंगी, वो तुम्हें दे देंगे। कोई जरूरत नहीं है भैया को बोलने की, अब तुमने खर्च कर ही दिए हैं तो कोई फायदा नहीं है। मैं देखता हूँ, कहीं से इंतजाम करता हूँ मैं। रागिनी बहू, अभी भी समय है, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा खर्च करने के चक्कर में तुम बाद में पछताओ। मुझे कोई पछताना नहीं पड़ेगा माँ जी, मैं बहुत पैसे वाले खानदान की हूँ। मेरे भैया भाभी को बस एक फोन घुमाने की देर होती है, मेरे भैया फौरन मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। वो तो मुझे आनंद ने रोक दिया, वरना वो अभी के अभी मेरे अकाउंट में पैसे भेज देते। रागिनी किसी की भी कोई बात नहीं सुनती थी। कुछ दिनों से रागिनी को पैसों की परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने अपनी एक सहेली महिमा से पैसे उधार लेने शुरू कर दिए। उसे लगता था कि वो कुछ दिनों में लौटा देगी। हेलो, हाँ महिमा, यार सुन, जिस नेकलेस का तूने मुझे फोटो और लिंक भेजा है ना, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, पर यार मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। सुन, तेरे अकाउंट में पैसे हैं तो मुझे उधार दे दे, मैं तुझे थोड़ी दिनों में लौटा दूंगी। तुझे तो पता ही है ना, भैया आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं तो वो कुछ दिनों बाद लौट आएंगे, मैं उनसे लेकर दे दूंगी तुझे, पर मैं नहीं चाहती कि नेकलेस मेरे हाथ से जाए। हाँ हाँ, मेरे पास तो अकाउंट में है। अरे मैं तुझे जानती हूँ, तू कोई छोटे खानदान की थोड़ी है, तेरे भैया शहर के जाने माने रिच पर्सन है, इतनी बात बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। देख, तेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आ गए होंगे। हाँ आ गए, थैंक यू सो मच। चल अब मैं जल्दी से ऑर्डर कर देती हूँ, फिर ये बढ़िया नेकलेस मेरा होगा। वैसे बात सुन, जो अर्चना ने ये साइट तुझे भेजी है ये ठीक है ना, क्योंकि पहली बार मैं इस साइट से मंगवा रही हूँ। देख रागिनी, इस बारे में तो मैं नहीं जानती, मैंने तो तुझे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया था, अब जिसको लेना है वो ले ले, और तूने मुझसे पैसे मांगे वो मैंने तुझे भेज दिए। मैंने एक रिंग पसंद की है, देखती हूँ, अगर हुआ तो ऑर्डर कर दूंगी, बाकी तू देख ले, तुझे ऑर्डर करना है तो कर ले, क्योंकि मेरे ख्याल से ये नेकलेस के 2 ही पीस रह गए, बाकी सब बिक चुके हैं। अच्छा चल ठीक है, फिर मैं जल्दी से पहले ऑर्डर कर दूं, फिर तेरे से बात करती हूँ। ओके बाय।
रागिनी वो नेकलेस ऑर्डर कर देती है। कुछ दिनों बाद रागिनी का नेकलेस आना था पर वेबसाइट खुल ही नहीं रही थी। अरे महिमा, तुमने जो लिंक भेजा था ज्वेलरी वाला, मैंने उससे वो नेकलेस ऑर्डर किया था। कल की डिलीवरी लिखी थी पर अभी मैं वो साइट खोलकर देख रही हूँ तो वो साइट खुल ही नहीं रही। तुमने रिंग भी ऑर्डर की थी ना, देखना तुम्हारे में लिंक खुल रहा है क्या? अरे रिंग मैं ऑर्डर करने वाली थी पर उस समय मैं किसी काम में बिजी हो गई। फिर देखा तो कोई ऑलरेडी खरीद चुका था, इसलिए मैंने नहीं की। पर तू रुक, मैं देखती हूँ। महिमा देखती है कि वो लिंक नहीं खुल रहा। रागिनी को पता चलता है कि वो साइट एक स्कैम था। वो साइट बंद हो चुकी है और उस पर जिसने भी ऑर्डर किया था सबके पैसे डूब चुके हैं। तो चल अब कर ही क्या सकते हैं। सुन, तो वो मेरे 50,000 रुपए कब तक दे देगी? मुझे ना जरूरत है। हाँ, मैं आज ही भैया को फोन करती हूँ, नहीं तो मैं भाभी से लेकर तुझे दे दूंगी। रागिनी अपने भैया को फोन करती है पर अभी तक उसके भैया विदेश से वापस नहीं लौटे थे और ना ही उनका फोन लग रहा था। रागिनी अपनी भाभी से बात करने घर जाती है। रागिनी, तुम्हारे भैया अभी सो रहे होंगे, वहाँ रात है अभी और वैसे भी मॉर्निंग में उनकी मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं उन्हें कल रात तक बिल्कुल भी परेशान न करूं। पर तुम्हें ऐसी साइट से मंगवाने की जरूरत ही क्या थी? तुम जानती हो कि तुम अब पैसे वाले घर की नहीं हो, अब तुम एक गरीब परिवार की बहू बन चुकी हो, तो तुम्हें अपना थोड़ा घमंड छोड़ना चाहिए। हम भी कब तक तुम्हारे लिए करते रहेंगे? देखो, ये सब खर्चे तुम कर तो लेती हो पर बार बार तुम्हारा हमसे पैसे मांगना, कहीं ना कहीं तुम्हारे भैया कुछ नहीं कहेंगे पर मुझे ठीक नहीं लगता। और 50,000 कोई छोटी रकम नहीं होती है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। सॉरी। अपनी भाभी की बातों को सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उसकी भाभी उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेगी। जिस भाभी के वो सारे काम करने चली जाती थी, आज वही भाभी उसकी मुसीबत में सहायता नहीं कर रही थी। कहीं न कहीं गलती रागिनी की थी। उसे अपने आप पर घमंड था कि उसके भैया भाभी पैसे वाले हैं, इसलिए हमेशा उसकी मदद करेंगे। रागिनी घर लौट आती है और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। रागिनी मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। उसकी सारी बातें उसकी सास सुन लेती है। अगर मैंने अपनी ये सोने की चेन बेच दी तो आनंद मुझसे बहुत सवाल करेंगे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रागिनी बहू, तुम्हें अपने जेवर बेचने की कोई जरूरत नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। माँ जी आप? हाँ बहू, मैंने सब सुन लिया है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो मेरी सोने की चूड़ियां, आराम से 50,000 की तो बिकी जाएंगी। तुम इन्हें बेचकर चुपचाप अपनी फ्रेंड के पैसे लौटा दो। इस बारे में आनंद को कुछ पता नहीं चलेगा। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं घमंड में आकर उधार तक मांगने लगी। मुझे लगता था मैं एक अमीर खानदान की लड़की हूँ, इसलिए जब चाहे मैं अपने भैया भाभी से पैसे मांग सकती हूँ, पर नहीं, मैं गलत थी। मुझे आपके और आनंद की बातों को मानना चाहिए था, समझना चाहिए था। आई एम सॉरी माँ जी, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। मेरे पास इतनी अच्छी माँ थी और मैं अपनी सास को माँ कभी समझ ही नहीं पाई। मैं प्रॉमिस करती हूँ माँ जी, मैं अब कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करूंगी और ना ही ऐसी गलती। रागिनी अपनी सास से माफी मांगकर चूड़ियों के पैसों से महिमा का उधार लौटा देती है। रागिनी अब कभी भी अपने भैया भाभी से पैसे नहीं मांगती थी। साथ ही अब वो अपने मायके भी बहुत कम जाती थी ताकि मायके में उसके ससुराल की इज्जत बनी रहे। उस दिन से रागिनी ने घमंड करना छोड़ दिया। अब उसने अपनी सहेलियों के साथ फालतू घूमना फिरना भी छोड़ दिया था। वो अब अपनी सास और अपने पति के साथ बहुत प्यार से रहने लगी। वर्षा बहू नजर नहीं आ रही, सुबह से गायब है। तुम्हें पता तो है माँ, वर्षा सुबह बाजार के लिए निकल जाए तो शाम से पहले लौटती नहीं है। आ तो गई हूँ, वो मेरी सहेली ने बताया था सस्ती साड़ियों की सेल लगी हुई है। वो 2 साड़ी फालतू खरीद लाई तो मुझे बोली कि तू रख ले। मैं उसी के घर चली गई थी। इतनी साड़ियां पहले रखी हुई हैं, वो कहाँ संभालोगी बहू? माँ जी, मुफ्त में कोई चीज मिले तो लेने में हर्ज ही क्या है? बहन जी, कपड़े धोने का सर्फ लोगी? अगर 5 पैकेट लोगी तो ये बाल्टी मुफ्त में मिलेगी। 5 पैकेट के साथ 1 बाल्टी मुफ्त? माँ जी खरीद लेते हैं, मेरे बाथरूम की बाल्टी टूट गई है, ये मुफ्त में मिल जाएगी, वो भी 200 रुपए के 5 सर्फ के पैकेट। वर्षा पहले सर्फ देख तो ले इस्तेमाल में कैसा है, पता चले बेकार हो। माता जी सुबह से बहुत पैकेट बेच चुके हैं, लेना है तो लो, नहीं तो हमें और भी जगह बेचने जाना है। माँ जी मुझे बाल्टी की जरूरत है, ये लो 200 रुपए, लाओ सर्फ इधर दो, कपड़े तो धोने ही है, अभी इस नई बाल्टी में ही डुबो देती हूँ। अरे ये सर्फ में झाग क्यों नहीं बन रहा? ये क्या, ये तो मामूली पाउडर है और ये बाल्टी मानो अभी चटक जाएगी। और करो लालच। ये कहानी है वर्षा की, जो अपने पति विनोद और सास ससुर के साथ जबलपुर में रहती थी।
वर्षा का 3 साल का एक बेटा भी था जिसका नाम वंश था। वर्षा स्वभाव से बहुत लालची थी। मुफ्त में कुछ भी मिल जाए बस, उसकी इस आदत से घर के सभी लोग परेशान थे। एक दिन, विनोद, ये देखना, मेरी सहेली ने मुझे मोतियों की ये माला दी है, कैसी लग रही है? वो पहनती नहीं थी, मैंने कहा मुझे दे दे। अच्छी है, पर ऐसे हर बार तुम किसी न किसी सहेली के घर जाती हो और कोई ना कोई चीज लेकर आती हो, अच्छा नहीं लगता। विनोद, तुम खुद तो कभी कुछ लाकर देते नहीं हो और मेरी सहेलियां दें तो तुम्हें बुरा लगता है। विनोद, इसे कुछ भी कहना बेकार है। माँ जी, एक तो वैसे ही शादी के बाद इस घर में मुझे कोई सुख नहीं मिला, ऊपर से आप मुझे ही सुना रहे हो। अरे अब बस भी करो, तुम लोगों की सारा दिन चिक चिक सुनकर मोहल्ले वाले भी कहते हैं कोई भिंडी बाजार है हमारा घर। वंश, आओ, तुम्हें तैयार कर दूं, बर्थडे में जाने का समय हो रहा है। अब आज किसका जन्मदिन है जो दोनों माँ बेटे तैयार होकर जा रहे हो? दादी, मेरे दोस्त दीपक का बर्थडे है। वो बहुत बड़े फार्म हाउस में पार्टी दे रहा है, इसलिए मम्मी पापा दोनों को ले जा रहा हूँ। ये सफेद कमीज और कोट पहन लेना जी, तुम्हारे लिए कल स्पेशल खरीद कर लाई थी। इतने पैसे वाले लोगों के बीच कुछ तो ढंग के दिखो। वर्षा विनोद और वंश के साथ बर्थडे पार्टी में पहुंचती है। वहां पर उसे उसकी सहेली मीनल मिल जाती है। अरे वर्षा, और बता कैसी है? कोई बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। ये तो तूने वही साड़ी पहनी है ना जो मैंने तुझे सस्ते दामों पर बेच दी थी। यहाँ तो चुप हो जा मीनल, वो तो काफी पुरानी बात हो गई, किसी ने सुन लिया तो। वर्षा, जरा इधर आना। देखा, मैं तभी बोल रहा था, यूं लालच में आकर बिना सोचे समझे कुछ भी खरीदती रहती हो। मम्मी, मुझे भी इस साल अपना बर्थडे ऐसे ही फार्म हाउस पर मनाना है। इतनी धूमधाम से जन्मदिन मनाना बेटे तेरे पापा के बस की बात नहीं है, भूल जा। किसी बड़े खानदान में पैदा हो जाता तो शायद ऐसा धूमधाम वाला जन्मदिन मना पाता। चलो, काफी देर हो गई है, ऑटो भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ वंश बेटा, दीपक के साथ कुछ देर और खेल लो। बस सर, ऑटो मिल जाए तो टाइम से घर पहुंच जाएंगे। इसमें चिंता की क्या बात है, मैं अभी ड्राइवर को बोलता हूँ, वो आप लोगों को छोड़ आएगा। अरे नहीं सर, आप परेशान। वो हमारी गाड़ी ठीक होने गई है, इसलिए हम कैब करके आए थे, अब हो नहीं रही तो ऑटो। विनोद, जब मिस्टर अरोड़ा इतना जोर दे रहे हैं तो चल लेते हैं। बड़ी गाड़ी में बैठने का अलग ही मजा है और ऑटो के पैसे भी बच जाएंगे। वर्षा विनोद को जबरदस्ती मिस्टर अरोड़ा की गाड़ी में चलने के लिए कहती है और मजबूरीवश विनोद को उसका कहना मानना पड़ता है। जब से वर्षा बड़ी गाड़ी में बैठकर आई थी तब से ना जाने रोजाना कौन से सपनों में खो जाती थी। ऐसे ही एक दिन, काश इतनी बड़ी गाड़ी हमारे पास भी होती तो उसमें सचमुच कितना मजा आता। आलीशान घर, बड़ी गाड़ी, दौलत, शोहरत, सब कुछ हो तो कितना मजा आए जिंदगी जीने का। बेटी, दौलत शोहरत से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। आप कौन हो जो मुझे ये उपदेश दे रहे हो? और कौन कहता है पैसा सारी खुशियां नहीं देता? अगर मेरे पास भी पैसा हो तो मैं तो बस खुशी खुश रहूं। अच्छा, चलो एक काम करो, मैं तुम्हें नोट छापने की एक मशीन दूंगा, पर वो एक जादुई मशीन होगी जो रोजाना घर में से कोई भी एक चीज लेकर बदले में तुम्हें नोट देगी। लेकिन याद रखना, मशीन रोजाना नोट देती है, इसलिए एक दिन भी तुमने उस मशीन को कुछ नहीं दिया, फिर वो तुम पर हावी हो जाएगी। बाबा, मुझे तो रोजाना ही नोट चाहिए, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, बस आप मुझे जल्दी से वो नोट छापने की मशीन दे दो, फिर तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साधु वर्षा को नोट छापने की मशीन दे जाता है। कौन था वर्षा, इतनी देर से दरवाजे पर क्यों खड़ी थी? ये देखो माँ जी, एक साधु बाबा मुझे ये नोट छापने की मशीन दे गए हैं। अब रोजाना ये मशीन किसी भी एक चीज के बदले नोट देगी। ये तो कहीं नहीं सुना, तू तो लग रहा है दिन में सपने देख रही है और जादू और चमत्कार की बातें कर रही है। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, रुको मैं आपको इस मशीन में से नोट निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने इसमें ये रुमाल डाला और अभी देखना नोट बाहर आएंगे। हाँ, ये तो कमाल हो गया वर्षा बहू, इस मशीन में तो नोट छपकर बाहर आ रहे हैं। सुनो जी, ये देखो, वर्षा बहू को एक साधु बाबा नोट छापने की मशीन ये मशीन तो सच में नोट छाप रही है। बाबूजी, अब आप देखते जाओ,
हम लोग कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाएंगे। नोट छापने की मशीन देखकर विनोद न जाने किस चिंता में था। वो वर्षा से बोला, वर्षा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस तरह से मशीनों में कोई चीज डालकर नोट निकालना गलत है। मुझे तो इसमें कोई राज छुपा दिखाई पड़ता है। ऐसा ना हो ये लालच तुम्हें ले डूबे और कहीं तुम्हें पछताना न पड़े। अरे पछताऊंगी क्यों? जब रोजाना नोट हाथ में आएंगे तो फिर तो मानो रोज दिवाली। आओ माँ जी, आओ माँ जी, आज हम ढेर सारी शॉपिंग करने चलते हैं। मुझे कुछ चीजें दे दो ताकि मशीन में से नोट निकाल सकूं। मम्मी, मुझे भी ढेर सारे महंगे खिलौने खरीदने हैं। मेरे दोस्त दीपक के पास बहुत बढ़िया और महंगे खिलौने हैं। ठीक है, आज तुम जितने मर्जी खिलौने खरीद लेना। मेरे पास बहुत पैसे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। इस तरह वर्षा ने पैसे आते ही घर का नक्शा बदल दिया। नया घर, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ उसके पास आ गया। एक दिन, हेलो मीनल, मेरे बेटे वंश का हैप्पी बर्थडे है, तो तुम्हें भी आना है। बहुत बड़े 5 स्टार होटल में पार्टी दे रही हो। ठीक है, बाय। वर्षा, ये क्या, तुम वंश के जन्मदिन की पार्टी दे रही हो? अरे, आज जब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो हम अपने वंश का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना सकते हैं। वर्षा वंश के जन्मदिन की तैयारियां कर रही थी। अचानक, विनोद, तुमने वंश को देखा है? दिखाई नहीं दे रहा। अपने कमरे में होगा। इतने सारे वीडियो गेम, महंगे खिलौने तुमने लाकर दे दिए, अब तो उन्हीं में लगा रहता है। वर्षा, सुबह से वंश अपने कमरे में ही बैठा है। मैं वंश को बुलाकर लाता हूँ। वंश बेटा, वंश, कहाँ हो? वंश कहाँ गया? मेरा मन घबरा रहा है। ऐसे घर से कहाँ जा सकता है? इधर उधर जरा पड़ोस में ढूंढो। आज जन्मदिन पर हमारे पैर छूने भी नहीं आया, नहीं तो सबसे पहले उठकर हमारे पास आता है। ये नोट मशीन में वंश की टी शर्ट कैसे नजर आ रही है? वंश, इसका मतलब नोट मेरे वंश को खा गई। क्या हुआ, रोने क्यों लगी? विनोद, मुझे साधु बाबा ने बोला था अगर इस नोट मशीन में एक भी दिन कुछ नहीं गया तो ये हम पर हावी हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। आज मैंने मशीन का इस्तेमाल नहीं किया तो इस मशीन ने खुद से मेरे वंश को अपने में ले लिया, और ये देखो बदले में नोट छपे हुए। मेरे बच्चे के बिना मैं क्या ऐश करूंगी। वर्षा रोने लगती है, पर नोट वाली मशीन वर्षा के पति विनोद, सास और ससुर तीनों को खींच लेती है और बदले में ढेर सारे नोट मशीन से बाहर आ जाते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं अपने परिवार के बिना ये सब धन दौलत क्या करूंगी? मेरी असली दौलत तो मेरा परिवार है। साधु बाबा आप सही कह रहे थे, मुफ्त का धन खुशी नहीं देता, मेहनत से जितना भी कमाओ खुशी देता है। बाबा ये मशीन वापस ले लो, मुझे मेरे अपने दे दो, मैं कभी लालच नहीं करूंगी। नोट मशीन मेरे परिवार के लोगों को वापस कर, नहीं तो मैं तुझे तोड़ दूंगी। हे भगवान, इसके दिन में देखने वाले सपनों ने तो दिमाग खराब किया हुआ है, तभी नींद में सब कुछ फेंक रही है। वर्षा, ओ वर्षा, आज वंश का जन्मदिन है, उसके दोस्त आते ही होंगे। भटूरे का आटा तैयार कर दिया है, जाकर छोले बना ले। विनोद केक लेने गया हुआ है और तेरे बाबूजी वंश के साथ गुब्बारे फुलाने में लगे हुए हैं। ये सपना था, मेरे अपने मेरे पास है। माँ जी इधर आना, आज आपको गले लगाने का मन हो रहा है। आज इतना लाड क्यों दिखा रही है? कहीं इसलिए तो नहीं छोले भी मैं ही बना दूं? मेरी प्यारी सासू माँ।